स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। स्टार्ट विद लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्राइड्स। तो व्हाट आर हाइड्राइड्स? आपको पता है हाइड्राइड हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट है? विद नेगेटिव चार्ज ओवर इट। और जब ये मेटल्स के साथ कंबाइन करती है तो बन जाते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, तो दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स। सिर्फ एक दूसरा एलिमेंट होगा कंबाइंड विद हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स कौन कौन से? लेट्स सी। इधर मैंने लिखी है प्रॉपर्टी, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बेसिकली हाइड्राइड्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। हाइड्राइड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन आयोनिक, then covalent, and third is metallic और interstitial hydrides। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। What are ionic और saline? Saline का मतलब होता है salt like। तो salt कोई भी होता है, salt के अंदर ionic कंपाउंड होता है। किस salt को जानते हो आप जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो? NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। हम यही बोलते हैं ना, सॉल्ट डालो, नमक डालो, राइट। तो हम एक सॉल्ट के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर है, सोडियम क्लोराइड, एंड दैट इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो सेलाइन आयनिक और सॉल्ट लाइक एक ही बात है। सेलाइन का मतलब ही सॉल्ट लाइक होता है। तो इसमें कौन प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक अल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, मींस एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारे पास आ जाता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो इसमें अल्कली मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनको आप अच्छे से जानते हो। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, इसमें हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट होंगे वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के साथ मिलती जुलती है। ठीक है, कंपेरेबल। तो उसमें सारे के सारे पी ब्लॉक, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली। तो बोरोन कौन सा ग्रुप है? 13, कार्बन 14, नाइट्रोजन ग्रुप 15, ऑक्सीजन ग्रुप 16 एंड फ्लोरीन इट इज ग्रुप 17, राइट। देन मेटेलिक और इंटरस्टिशियल, इसके अंदर प्रेजेंट है एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो इनके साथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंबाइन करती है, लेकिन मेटेलिक के अंदर देयर इज प्रेजेंट एटॉमिक हाइड्रोजन। और कौन कौन प्रेजेंट होगा? डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइड्रोजन को इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी सबको? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स? ठीक है, चलो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोग 1 मिनट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मुझे इसको हटाना है। ओके, अब देखिए सेकंड हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज बॉन्डिंग। दूसरी प्रॉपर्टी बॉन्डिंग। ओके, अब देखो जिसके अंदर नाम ही आयोनिक है तो क्वाइट ऑब्वियस इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि जो भी मेटल होगी इट विल फॉर्म केटायन और हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। अगर यहां पे है सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर है हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, खुद बन जाता है Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन बन जाता है हाइड्राइड। अब हाइड्राइड की कॉन्फिगरेशन 1s2, दिस इज नियरेस्ट नोबल गैस, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सोडियम हाइड्राइड। सेम तरीका जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन कंबाइन करती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और बना लेता है सोडियम क्लोराइड। तो देयर इज प्रेजेंट आयोनिक बॉन्ड, मेटल केटाइन बनाती है और हाइड्रोजन बनाता है हाइड्राइड। क्लियर? ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, जब मैं एग्जांपल लिखूंगी आप देखना एकदम से समझ जाओगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, आप इसको जानते हो, मीथेन। ठीक है, दिस इज अमोनिया, दिस इज वाटर, दिस इज H2S। तो सभी के अंदर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। अब आई बारी मेटेलिक की। ठीक है, ये जगह मैं खाली ही कर लेती हूं। अब मेटेलिक और इंटरस्टिशियल, इसके अंदर किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, ना आयोनिक होती है ना कोवेलेंट होती है। इसको याद रखना। होता क्या है, मेटल्स के अंदर जो भी एटम्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। कोई भी मेटल है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एनी मेटल, जरा सी भी जगह खाली नहीं होती उनके बीच में। जैसे ये फर्स्ट लाइन आ गई ना, तो उसकी जो सेकंड लाइन है इट विल बी इन डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट वन, ऐसे।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे साथ साथ इस तरीके से। दिस इज द मीनिंग ऑफ, जब हम बोलते हैं ना मेटल का लैटिस, तो ये है लैटिस। मेटल्स आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज, ऐसे नहीं है कि फर्स्ट लेयर ऐसे और सेकंड लेयर ऐसे आ जाए, दूर दूर नहीं होगी वो उनकी डिप्रेशंस के बीच में, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेटल है, लेट इट बी टाइटेनियम, लेट इट बी, इट इज टाइटेनियम। इधर से आई हाइड्रोजन, ठीक है। अब जहां पे ये वाली जो खाली जगह है ना, ये जहां मैं डॉट्स लगा रही हूं, ठीक है, these empty spaces these are known as interstitial site। तो ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे शो करूंगी, छोटा सा डॉट, ये हाइड्रोजन यहां पे फंस जाती है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, इसने बॉन्ड नहीं बनाया, ये मेटल इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी, बट अब मैंने तो सारी जगह फिल कर दी, कोई जगह खाली भी रह सकती है, इट जस्ट एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन इन इट्स इंटरस्टिशियल साइट्स। अब ये हाइड्रोजन वहां फंस गई है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, दे आर एब्जॉर्ब्ड, दे आर स्टक्ड, फंस जाते हैं इन इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये भी जा सकते हैं वहां पे, लेकिन मुझे यहां पे सिर्फ बात करनी है हाइड्रोजन के बारे में। तो इस तरीके से हाइड्रोजन इसकी इंटरस्टिशियल साइट्स के बीच में एम्बेडेड है। अब इसने टाइटेनियम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन आप उसको शो कर दोगे कि इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज मेटेलिक हाइड्राइड। मेटल डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, दे आर टिपिकल मेटल्स। जितनी भी आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, लाइक दे आर ब्रिटल, दे आर मैलेबल, दे आर डक्टाइल, ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, राइट। अब आपने पीरियोडिक टेबल बड़े अच्छे से पढ़ा है। सॉलिड्स की पैकिंग और अच्छे से देखनी हो, यू कैन गो टू चैप्टर नंबर 2, सॉलिड स्टेट ऑफ +2। उसमें आप समझ सकते हो क्लोजिंग, इसमें क्लोज पैकिंग कैसे होती है। तो इट वॉज बॉन्डिंग, राइट। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज जितने भी हमारे पास आयनिक जो हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे, फ्यूज्ड स्टेट में होंगे तो दे विल बी हैविंग चार्जेस, केटाइन और एनाइन, एंड ऑल्सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो MH एग्जाम्पल, मेरे पास है अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, इसमें कौन कौन आए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। फिर दूसरा एग्जांपल है MH2, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, इसमें कौन है, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड। होगी एग्जांपल्स, ओके। अब बात करते हैं कोवलेंट की। तो दीज आर गैशियस और वोलाटाइल लिक्विड, या तो गैशियस फॉर्म में ही होंगे या वोलाटाइल लिक्विड है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। कोवलेंट है ना, तो कोवलेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब इनके ग्रुप्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, यहां तो आपने लिखे हैं, मैं अलग से बता रही हूं। ग्रुप 13, देखो ग्रुप 13 के अंदर कौन कौन, बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन इंडियम, गैलियम, थैलियम, पूरी फैमिली आ गई। अब आप एक चीज देखो, बोरोन और ये सारे के सारे कितने बॉन्ड बना रहे हैं अभी, 3, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6। इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब दीज आर लुईस एसिड्स। ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स हैं, दीज आर लुईस एसिड्स, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ओके। व्हाट अबाउट ग्रुप 14?
ग्रुप 14 के अंदर आ गए हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब देखो ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड, तो सभी के साथ 4 हाइड्रोजन्स, राइट। 4 बॉन्ड्स बनने का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8। तो दे आर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब जितने परमिसिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने यहां लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। क्यों? बिकॉज दे हैव number of electrons as permissible in outermost shell. Clear? 8 ही होने चाहिए ना outermost shell के अंदर, तो these are electron precise hydrides. Okay. Group 15 nitrogen family, NH3, PH3, ठीक है। तो ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो सभी के साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान से देखना, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो, सभी के पास लोन पेयर है ना। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। मैं अमोनिया का बना के दिखा देती हूं। इट्स लाइक दिस, ऐसे बनाते थे ना, ये रहे 2 लोन पेयर। ओके, इसका मतलब इनके पास लोन पेयर है तो दे कैन डोनेट कर सकते हैं ना। तो जो ग्रुप 15 है, दीज आर ल्यूइस बेसिस बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। नॉट ओनली ग्रुप 15, अगर आप ग्रुप 16 की बात करें, 17 की बात करें, तो सभी के पास लोन पेयर्स हैं। अब जैसे ग्रुप 16 के अंदर आ गया हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, तो मैं सिर्फ इतना सा एग्जांपल लूंगी, 2 लोन पेयर हैं इनके पास। देन HF, HCl, HBr, तो हर हैलोजन के ऊपर देयर आर प्रेजेंट 3 लोन पेयर्स, राइट। तो ग्रुप 15, 16, 17 ये क्या है? ल्यूइस बेसिस। बच्चे ये आपके एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? किस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप 13 इज ल्यूइस एसिड एंड ग्रुप 15 इज ल्यूइस बेस, 16, 17, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं। और ग्रुप 14 ये बिल्कुल सही है, जितने चाहिए उतने ही हैं, एंड इट इज टेट्रावेलेंट हैविंग 4 बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दे हैव मेटेलिक अपीयरेंस, और इनकी प्रॉपर्टीज सेम जिस मेटल के साथ कंबाइंड है हाइड्रोजन उसी के जैसी होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तो है ही नहीं। तो ऑल प्रॉपर्टीज दे विल बी सिमिलर टू पेरेंट मेटल। दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, और एग्जांपल आपके सामने है, सेलेनियम हाइड्राइड, येट्रियम, टाइटेनियम, लैंथेनम, वेनेडियम, राइट। तो ये थे हाइड्राइड्स। नेक्स्ट कंपाउंड इज वाटर। एक है ऑर्डिनरी वाटर, इसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। इसका स्ट्रक्चर होता है बेंट, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होती है टेट्राहेड्रल, एंड इट इज हैविंग 2 लोन पेयर्स, राइट। और इसका बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री। इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद है ना सबको? हैवी वाटर, इसके अंदर जब ये आइस की फॉर्म में चला जाता है, व्हेन सॉलिड, लेस डेंसर, therefore floats on liquid water, right। तो वाटर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो व्हाट इज D2O? ऑर्डिनरी वाटर की जब हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो D2O बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने बहुत बार बता दिया आपको। फर्स्ट टाइम इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ साइंटिस्ट यूरे इन 1932। और अगर हमें एक थोड़ा सा एस्टिमेट लगाएं, 1 लीटर हैवी वाटर तैयार करना है, इट विल कंज्यूम 29,000 लीटर्स ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ओनली देन यू कैन गेट 1 लीटर ऑफ D2O। अब हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ एज ऑर्डिनरी वाटर। जैसे
सिंपल वाटर के बिना हमारा चलता नहीं है। 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर ही है, ठीक है। पानी के बिना लाइफ चल ही नहीं सकती। सो D2O ये ऑर्डिनरी वाटर की तरह लाइफ सपोर्ट नहीं करता। इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को ये स्लो डाउन करता है। एंड इट इज यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक। जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करना होता है तो हम ट्रेसर टेक्निक को फॉलो करते हैं, हम यूज करते हैं, और वहां पे हम D2O को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोटू है ना, तो तेजी से नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो इसके पाथ को फॉलो किया जा सकता है। देन सोर्स ऑफ हैवी वाटर, दिस इज सोर्स ऑफ हैवी हाइड्रोजन। हैवी वाटर से क्या बनेगी? हैवी हाइड्रोजन। नेक्स्ट, it is poisonous nature. D2O is poisonous to plants as well as animals. Reason, सिंपल हाइड्रोजन से ये हैवी होता है, सिंपल वाटर से ये हैवी होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हैं बिना वाटर के होती हैं क्या? नहीं। तो अगर सिंपल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर की जगह पे हैवी वाटर आ जाए तो इसकी तो स्पीड स्लो है ना, तो ये हमारी बॉडी की एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड पे रिएक्शंस नहीं होंगी एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस। तो इस वजह से इट स्लोज डाउन द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बॉडी। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी वाटर की। तो ऑर्डिनरी वाटर के अंदर एक क्राइटेरिया आता है, एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज हार्डनेस। हम किसको हार्डनेस बोलते हैं? जब किसी पानी को हम यूज कर रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए, हम क्लोज वॉश करना चाहते हैं, हम अपना फेस वॉश करना चाहते हैं, और उसकी साबुन की झागी नहीं बन रही है, उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो वो साबुन को अपना काम नहीं करने दे रहे। तो हम बेसिकली अगर बात करें तो वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। एक को मैं बोलूंगी सॉफ्ट वाटर और दूसरे को मैं बोलूंगी हार्ड वाटर। कुछ बच्चे ना हार्ड और हैवी वाटर को मिक्स कर देते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग है। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? विच फॉर्म्स लेदर विद सोप इजीली, दैट इज सॉफ्ट वाटर। एंड व्हाट इज हार्ड वाटर? विच डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप, दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ओके, अब देखिए हार्डनेस है किसकी वजह से? हार्डनेस किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो कैल्शियम के कौन कौन से सॉल्ट्स? एक है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फिर है कैल्शियम सल्फेट, फिर है कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इनकी वजह से हार्डनेस होती है। Hardness is due to the presence of dissolved bicarbonate, sulfates and chlorides of calcium and magnesium. अब देखो what is cause of hardness? हमने सॉफ्ट हार्ड की बात कर ली, जो रेडिली एकदम से साबुन झाग बना ले पानी के साथ, दैट इज सॉफ्ट वाटर। जिस पानी को आप बॉईल कर लेते हैं दैट बिकम्स सॉफ्ट। आपके एरिया का पानी भी हैवी वाटर है, साबुन लगाते जाओ, कितना टाइम लगता है साबुन को हाथ से हटाने के लिए, ठीक है। तो देखिए कॉज ऑफ हार्डनेस, पहले मैं सोप का स्ट्रक्चर बताती हूं, RCOONA। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सोप। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ओके। अब हार्डनेस किसकी वजह से है? बाइकार्बोनेट्स, sulfates and chlorides of calcium and magnesium, ठीक है। तो साबुन के साथ
इन केटाइंस में से कैल्शियम आया, कैल्शियम कहां से आया? फ्रॉम हार्ड वाटर। ओके, तो ये क्या करेगा? सोडियम को रिप्लेस कर देगा। अब यहां पे कैल्शियम की वैलेंसी है 2, तो ये 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, इट विल बी RCOO ट्वाइस कैल्शियम, और यहां से सोडियम बाहर। इसी तरीके से सोप के साथ मैग्नीशियम कंबाइन करेगा, इट विल ऑल्सो फॉर्म RCOO ट्वाइस मैग्नीशियम प्लस Na पॉजिटिव बाहर। तो अब आप देखिए साबुन का कितना सारा पोर्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इन्वॉल्व हो गया। तो केटाइंस कौन कौन से केटाइंस? कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फ्रॉम हार्ड वाटर रिप्लेस Na पॉजिटिव फ्रॉम सोप। तो सोप का कितना सारा पोर्शन तो इन्हीं के साथ खत्म हो गया। रिप्लेस सोडियम आयंस फ्रॉम सोप, देयरफॉर the water does not form leather until all the calcium 2 positive and magnesium 2 positive present in hard water have reacted with soap. तब तक फोम नहीं बनेगी, झाग नहीं बनेगी, जब तक पानी के अंदर प्रेजेंट सारे का सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर जाता। देयरफॉर large quantity of soap is wasted. झाग बनेगी, थोड़ी बनेगी, लेट बनेगी, ठीक है, जब तक सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट नहीं कर जाता। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोप इज वेस्टेड ड्यू टू दिस हार्डनेस। तो यही मतलब है हार्डनेस जिन कंपाउंड्स की वजह से है वो साबुन के साथ रिएक्ट करते हैं, साबुन को कंज्यूम कर जाते हैं, वही खा जाते हैं, बाकियों के साथ जो जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको यूज होने ही नहीं देता। तो इट वॉज कॉज ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हार्डनेस। 2 तरह की है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी इसलिए कि आप इसको ना सिंपल बॉईल करके भी हटा सकते हो, ठीक है, परमानेंट को आप सिंपल बॉइलिंग से नहीं हटा सकते। तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट की वजह से जो हो वो टेम्परेरी, और सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जो होगी दैट इज परमानेंट। और सिंपल हार्डनेस किसकी वजह से थी? तीनों को हम इकट्ठा लिखते थे। अब इसकी कैटेगरी बन गई, बाइकार्बोनेट टेम्परेरी कॉज करते हैं और सल्फेट एंड क्लोराइड्स परमानेंट हार्डनेस। ओके, चलो अब इसको रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस को रिमूव करेंगे और पानी को करेंगे सॉफ्ट। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ओके, तो पहले टेम्परेरी की बात करते हैं। इट कैन बी सॉफ्टन्ड बाय बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जब होती है तो बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट में। आप अगर नोटिस नहीं किया होगा तो आज मेरे कहने पे करना, आप किसी कंटेनर में पानी लीजिए, एक जिसमें चाय बनाते हो आप, छोटा सा फ्राई पैन, उसमें पानी डालिए 2 गिलास, उसको बॉईल करने को रख दीजिए। आपने नोटिस किया होगा जहां से पानी जहां तक भरा होता है थोड़ा इवेपोरेट हो गया तो कॉर्नर्स के साथ साथ वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, निशान पड़ जाता है। वो क्या है? बॉइलिंग के दौरान बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ और क्योंकि गर्म हो रहा था प्रेसिपिटेट बना और वो खत्म हो गया, वहां पे निशान छोड़ दिया उसने। तो जैसे ये है मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब आप इसको हीट करोगे, आप इसको बॉईल कर रहे हो, तो ड्यू टू बॉइलिंग व्हाट विल हैपन, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे को करने का मतलब ये प्रेसिपिटेट्स बन गया, किनारों के साथ साथ लग गया और अल्टीमेटली जब वो बर्न कर गया तो निशान छोड़ देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऐसे ही जो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा, इट विल ऑल्सो फॉर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट और ये बनेंगे प्रेसिपिटेट्स, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डन। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो
तो बेसिकली हम लाइम यूज करते हैं, चूना यूज करते हैं। पर ऐसे नहीं करना मार्केट से एक थैली भर के चूने की लाओ और अपने घर की पानी की टंकी में डाल दो। कैलकुलेटेड अमाउंट डालना होता है एंड इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोसेस का नाम है क्लार्क्स मेथड और इस मेथड में हम थोड़ा सा लाइम यूज करेंगे और जितने भी सॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं वो बन जाएंगे बाइकार्बोनेट्स हैं वो बन जाएंगे कार्बोनेट्स। कैसे? अब ये है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ये हमने जैसे ही चूने को पानी में डाला ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट 1 और 2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये क्या है? प्रेसिपिटेट्स। डाउन एरो, दीज आर प्रेसिपिटेट्स। सिमिलरली अगर आपके पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगेन आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये दोनों ही क्या है? प्रेसिपिटेट्स। ये भी हट जाएंगी, जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस है वो हट जाएगी। क्लियर? ओके। अब देखिए जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस का मेन बात, पहली बात, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, मेन बात। ओके। कौन सा मेथड लगाएंगे? फर्स्ट इज वॉशिंग सोडा मेथड, सोडियम कार्बोनेट, इट इज वॉशिंग सोडा। तो जो भी हमारे पास क्लोराइड है, सल्फेट है, इसके साथ कंबाइन करके बनाएंगे क्या? कार्बोनेट्स। तो ये देखो इनके केटायन एनायन एक्सचेंज कर दीजिए, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 NaCl। अब सल्फेट सोडियम के साथ, कार्बोनेट मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट, अगेन दीज आर प्रेसिपिटेट्स। ठीक है। दूसरा मेथड है बाय आयन एक्सचेंज मेथड। ये मेथड खुद में आगे 2 पार्ट्स हैं, अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी पूरे बोर्ड के ऊपर। तो एक है इनऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंज और दूसरा ऑर्गेनिक। तो पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंज। इनऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंज मेथड और परम्यूटेड मेथड और जियोलाइट मेथड। ठीक है। जियोलाइट्स होते हैं शेप सेलेक्टिव कंपाउंड्स एंड दीज आर मोस्टली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हाइड्रेटेड। तो ये रहा वाटर ऑफ हाइड्रेशन, दिस इज सिलिकेट Si2O8 एंड दिस इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो अगर मैं इस कंपाउंड को, ये जो आगे का कंपाउंड है AlSi2O8.XH2O, मैं इसको सिंपल Z लिखूं चलेगा? वेयर Z इज इक्वल टू Al2Si2O8.XH2O। तो दिस बिकम्स सोडियम जियोलाइट। तो इस कंटेनर के अंदर हमने ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने कर्ल्स में बनाया है, दिस इज सोडियम जियोलाइट और इसको क्या बोलते हैं? परम्यूटेट। इट इज परम्यूटेट। और नीचे हमने कोर्स सैंड, रेत भरी है धोकर, बिल्कुल सॉफ्ट और कुछ भी नहीं है उसके साथ, कोर्स सैंड। और ये मेरे पास एक ओपनिंग है जिसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, इंप्योरिटीज। ओके। इस पाइप की आप देखो डेप्थ यहां तक है। ठीक है। यहां से हार्ड वाटर आपने अंदर भेजा, ये एरो शो कर रहा है एंट्री ऑफ हार्डनेस, यहां पहुंचा, इधर छोड़ेंगे तो नेचुरली पानी ऊपर को चढ़ेगा, तो ये हार्ड वाटर परम्यूटेट में से होके ऊपर जाने लगा। तो यहां पे जो पानी इकट्ठा होगा, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, दिस इज सॉफ्ट वाटर। अब रिएक्शन क्या हुई? डायग्राम आपने देख लिया। अब रिएक्शन क्या हुई? ये था मेरे पास सोडियम जियोलाइट, ठीक है, और ये प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग कैसे हो रही है? प्लस अब इस हार्ड वाटर में क्या एक्सचेंज होगा? केटाइन। तो अगर आया कैल्शियम तो ये बन जाएगा कैल्शियम जियोलाइट, क्योंकि 2 सोडियम लगे हैं ना, और यहां से 2 सोडियम बाहर। ठीक है। ये है परम्यूटेट। और अगर मैग्नीशियम आएगा, अगेन इट विल बी द सेम, ये बन जाएगा मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस 2Na पॉजिटिव। अब ये चीज क्या बनी? ये दोनों ही हैं
एग्जॉस्टेड जियोलाइट या परम्यूटेड। अब परम्यूटेड खराब हो गया, मतलब ये वाली जो जगह है इसने हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम अपने अंदर रिटेन कर लिए। अब यहां पे कैल्शियम भी बीच में ही रह गया और मैग्नीशियम भी बीच में रह गया, कैल्शियम भी इधर फंस गया और मैग्नीशियम भी इधर फंस गया। तो इस पानी के अंदर हार्डनेस कम नहीं हो जाएगी? तो इस तरीके से ये परम्यूटेट हमें हेल्प करता है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब इस सॉफ्ट ये वाला जो सॉफ्ट वाटर है इट इज फ्री फ्रॉम केटाइंस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन दोनों से फ्री है। ओके, अब क्या हम इसको एक ही बार यूज करेंगे? हम इसको बार बार यूज करेंगे। गर्म पानी डालेंगे, इसको बॉईल करेंगे एंड वी विल ऐड सोडियम क्लोराइड, नमक का घोल। जब इसको हमें रीजनरेट करना है यहां से हम भेजेंगे अंदर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हाउ टू रीजनरेट, इसको वापिस रीजनरेट कैसे करेंगे? ऐड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन बॉइलिंग वाटर। तो ये जो मेरे पास एग्जॉस्टेड परम्यूटेड है, जब इसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो व्हाट विल यू गेट? Na2Z प्लस कैल्शियम क्लोराइड बाहर डिसॉल्व, अगेन मैग्नीशियम जियोलाइट प्लस सोडियम क्लोराइड एंड इट विल गिव सोडियम जियोलाइट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये वाले दोनों क्या हैं? एग्जॉस्टेड जियोलाइट, और ये क्या है? रीजेनरेटेड जियोलाइट। तो इस तरीके से परम्यूटेड मेथड से हम वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। पानी को यहां बॉटम पे हमने छोड़ दिया, धीरे धीरे पानी ऊपर को चढ़ना शुरू हुआ। तो जब जियोलाइट के बीच में से क्रॉस करेगा तो जियोलाइट इसमें से केटाइंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉफ्ट वाटर ऊपर चला जाएगा। बट स्टिल इट इज हैविंग एनाइंस। इस सॉफ्ट वाटर के अंदर एनाइंस तो है ना, एनाइंस हैं, और कौन कौन से? क्लोराइड भी है और सल्फेट भी है। यहां सिर्फ केटाइन रहे तो जो सॉफ्ट वाटर आप पियोगे उसके अंदर एनाइंस रहेंगे, इसलिए उनको भी हटाना है तो हमें और मेथड लगाना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन्स और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। तो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज के अंदर दोनों ही हम रिमूव करेंगे। तो ये दो तरह के होंगे, केटाइन एक्सचेंज रेजिन्स और एनाइन। ये इनके टाइप्स नहीं है, एक्चुअली दोनों ही इसके अंदर हैं। ये पूरा इसका प्लांट, मैंने इसको लेफ्ट में रखा है, पोर्शन मैंने कर दिया, जबकि ये कनेक्टेड है। तो ये वाले पोर्शन में भरा हुआ है केटाइन एक्सचेंज रेजिन और इसमें भरा हुआ है एनाइन एक्सचेंज रेजिन, और नीचे उसमें हमने कोर्स सैंड भरी थी, यहां हमने ग्रेवल डाली हुई है। ग्रेवल के अंदर छोटी छोटी बजरी भी रहती है, रेत भी रहती है, हर तरह के पार्टिकल्स रहेंगे। ओके, तो यहां से इधर से हम एंटर करवाएंगे इसमें हार्ड वाटर, इधर से एंट्री हुई हार्ड वाटर की। ओके, अब ये जो केटाइन एक्सचेंज रेजिन है ये एक्चुअली है क्या? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी जिसकी टर्मिनल पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ये क्या देते हैं? एसिड H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव हमने अलग से लिख लिया और वो जो ऑर्गेनिक की चेन है उसको हमने कह दिया रेजिन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिन डैश H ऐसे। और केटाइन एक्सचेंज के अंदर हो गया H पॉजिटिव, एनाइन में कौन एक्सचेंज होगा? OH नेगेटिव। तो इसकी रेजिन के अंदर कौन कौन होता है? या तो ये ग्रुप होगा या एमिनो ग्रुप होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेजिन OH, ठीक है। ओके, यहां से डाला हार्ड वाटर। इस हार्ड वाटर के अंदर क्या क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट, चारों चीजें हैं क्योंकि यह परमानेंट हार्डनेस है। यह पानी पहुंचा इधर, ठीक है, यहां पहुंचा, किसमें से पास हुआ? रेजिन में से। अब रेजिन में क्या केमिकल रिएक्शन हुई? केटाइन एक्सचेंज के अंदर मेरे पास था रेजिन H पॉजिटिव, तो ये हार्ड वाटर में से कौन आया? कैल्शियम 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब इसके 2 रेजिन लगेंगे, तो ये बन जाएगा
रेजिन कितने, 2, किसके साथ, कैल्शियम के साथ, और 2H पॉजिटिव बाहर। ऐसे ही रेजिन H पॉजिटिव, कौन इसको रिप्लेस करेगा, मैग्नीशियम। ये भी कहां से आया, हार्ड वाटर से, और ये बन गया रेजिन मैग्नीशियम, रेजिन मैग्नीशियम प्लस 2H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो केटाइन एक्सचेंज रेजिन है, यहां पे इसने किस किस को रोका अपने पास, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये दोनों ही इसके पास रह गए। अब आगे कौन कौन गया, ये जो पानी यहां से निकला, इधर से एक्सचेंज हो गया, फिर इस ग्रेवल के थ्रू होता हुआ ये जो वाटर है वो इस पाइप से नेक्स्ट वाले चैम्बर में भेजा जाएगा, विच इज पैक्ड विद एनाइन एक्सचेंज रेजिन। इसका मतलब अब ये जो पानी नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा, इसमें कौन कौन है भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम तो इधर ही रुक गए। नाउ इट इज हैविंग क्लोराइड, सल्फेट और कुछ, यस, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयंस भी गए, अब पहुंचे यहां पे। अब ये पानी जब इधर पहुंचा, इस परम्यूटेड के अंदर देयर इज एनाइन एक्सचेंज रेजिन। ओके, तो लेट्स सी एनाइन एक्सचेंज रेजिन, इट इज हैविंग एनाइन एक्सचेंज। कैसे होगी, मेरे पास है रेजिन OH नेगेटिव, क्लोराइड के साथ एक्सचेंज हुई, तो ये बन गई रेजिन Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव बाहर। अगर ये सल्फेट के साथ एक्सचेंज होती है तो 2 चाहिए, इट विल बी रेजिन ट्वाइस सल्फेट प्लस 2OH नेगेटिव। क्लियर। अब देखो इसके अंदर कौन कौन रुक गया भाई, क्लोराइड भी रुक गया और सल्फेट भी रुक गया, मतलब इसने क्लोराइड को भी रोक लिया और सल्फेट को भी रोक लिया। कौन बचा, इधर से कौन आया था, H पॉजिटिव, इधर से क्या निकला, OH, तो दोनों ही आपस में मिलकर H पॉजिटिव एंड OH क्या बना लेते हैं, वाटर। तो जो वाटर यहां से बाहर निकला, इट इज फ्री फ्रॉम, ये जो सॉफ्ट वाटर बाहर निकल रहा है, इट इज फ्री फ्रॉम कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट। तो इसको हम बोल देते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। It is purely soft water known as demineralized water. Have a screenshot. बहुत सिंपल प्रोसेस। पहले पोर्शन में केटाइन रुक गए इधर ही, दूसरे पोर्शन में एनाइन रुक गए, इसका H पॉजिटिव हटा था, इसका OH, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। तो ये H पॉजिटिव कहां से आया, केटाइन रेजिन से, OH नेगेटिव कहां से आया, एनाइन रेजिन से, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। अब देखो ये दोनों, दिस इज एग्जॉस्टेड रेजिन, कौन सा, एग्जॉस्टेड केटाइन रेजिन, एंड दिस इज एग्जॉस्टेड एनाइन रेजिन। अब इनको रिकवर भी तो करना पड़ेगा। हाउ यू विल रिकवर इट, H पॉजिटिव आयन कहां से मिलता है, एसिड से, और OH नेगेटिव बेस से। तो ये तो पहले हो गई सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ऑल सेट, ओके। अब हम करेंगे रिकवरी ऑफ रेजिन्स, इनको वापस रिकवर करेंगे क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, ओके। रिकवरी ऑफ रेजिन्स, ओके। तो इसमें हमने यहां से ऐड किया HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो मेरे पास था डाइल्यूट HCl इज एडेड, रिकवरी के लिए डाइल्यूट HCl इज एडेड जब आप केटाइन वाले को कर रहे हो। तो ये था रेजिन ट्वाइस कैल्शियम प्लस HCl, ठीक है, HCl के 2 मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा रेजिन H पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल प्लस कैल्शियम क्लोराइड, रिमूव्ड। इसी तरीके से रेजिन मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बन जाएंगे,
रेजिन H पॉजिटिव प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, वही रुका था ना इसके पास। तो दिस इज रिकवर्ड और रीजेनरेटेड केटाइन रेजिन। इसी तरीके से जब आपको एनाइन को करना है, यू हैव टू ऐड सर्टेन बेस। अब आप इसमें बेस डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इज एडेड। ठीक है, अब आपके पास क्या था, रेजिन, और रेजिन के साथ लगा हुआ था Cl नेगेटिव, राइट। यू आर हैविंग रेजिन Cl नेगेटिव प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया अगेन रेजिन OH नेगेटिव और क्लोराइड बाहर। फिर आपके पास था रेजिन ट्वाइस सल्फेट, अगेन यू एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेजिन OH नेगेटिव और सल्फेट बाहर। जो जो रेजिन ने अपने पास रोका था उसी को हमने बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हो, रेजिन ने अपने पास रोका था क्लोराइड और सल्फेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने उसको बाहर निकाल दिया। तो दीज आर रीजेनरेटेड एनाइन रेजिन्स। और ये क्या है, एग्जॉस्टेड रेजिन्स। These are exhausted resins. तो in this way हम इधर से डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके ऊपर गिरेगा एंड इट विल बी अगेन रिकवर्ड। और नेक्स्ट जो भी आपको वाटर सॉफ्ट करना है आप उसके लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इट वॉज ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, किसकी बात करेंगे अब हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है हाइड्रोजन का H2O2। मेरे पास टोटल 3 प्रोसेसेस हैं। लेबोरेटरी के अंदर हम 2 प्रोसेस यूज करेंगे, मार्क्स प्रोसेस एंड फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देखो, मार्क्स प्रोसेस के अंदर हमने यूज किया सोडियम पेरोक्साइड, उसमें डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन आइस कोल्ड कंडीशंस। तो दोनों के केटाइन एनाइन एक्सचेंज, सोडियम के साथ लग गया सल्फेट और O2 किसके साथ लग गया, H2 के साथ। ये देखो बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो सोडियम सल्फेट है इसको ठंडा कीजिए तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्रिस्टल सेपरेट कर लिए तो जो उसका फिल्ट्रेट बचा, इट विल हैव 30% H2O2। मतलब जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, दैट इज नॉट 100%, इट विल बी ओनली 30%। बेरियम पेरोक्साइड, दिस इज BaO2.8H2O, बेरियम पेरोक्साइड। सेम, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डाइल्यूट, सेम कंडीशंस, आइस कोल्ड कंडीशंस। और देखो बेरियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ने ही एक्सचेंज किया फिर से, H2O2 और बेरियम सल्फेट इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। बिल्कुल दोनों को ऐड करते ही प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाते हैं और उसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेपरेट हो जाता है। लेकिन इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसेंट्रेशन रहती है ओनली 5%। तो हैव अ स्क्रीनशॉट, मुझे इसको हटाना है। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम किस तरीके से इसको तैयार करते हैं। इट इज फ्रॉम 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोन। ओके, अब देखो पहले मैं आपको बताती हूं एंथ्राक्यूनोन है क्या। जब हम 3 बेंजीन रिंग्स को आपस में जोड़ देते हैं, दिस इज एंथ्रासीन। इसका नाम है एंथ्रासीन। यहां से पोजीशनिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब क्यूनोन किसको बोलते हैं हम, जब ऑपोजिट साइड्स पे कीटोनिक ग्रुप लग जाए, दिस इज नोन एज क्यूनोन। अब इसके साथ एंथ्राक्यूनोन वर्ड लग गया, मींस मेन न्यूक्लियस किसका है, एंथ्रासीन का। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रासीन, यही चीज। तो ये रहा एंथ्राक्यूनोन।
अब ये बन गया एंथ्राक्यूनोन, यही बनाया मैंने। और दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 2 के ऊपर लगा है इथाइल, गॉट इट, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन। ओके, इस प्रोसेस के अंदर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दो प्रोसेसेस होते हैं। तो 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और साथ में हमें मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन से ये मिलता है, रिडक्शन से वापस एंथ्राक्यूनोन। तो इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन के अंदर हमने हाइड्रोजन पास की, तो यहां पे रिडक्शन होगी, यहां पे एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, देख लीजिए सारे बॉन्ड्स कंप्लीट, ठीक है। तो इट विल बी 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल बन गया। अब नाउ दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल, ओन से बन गया एल्कोहल क्यूनोल। ओके, ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, इसको डिसॉल्व किया बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के अंदर, फिर इसमें ऑक्सीजन पास की और वापस बन जाएगा यही प्रोडक्ट और आपको मिलेगा H2O2। अब सेकंड स्टेप मैं इधर लेके जा रही हूं। सेकंड स्टेप, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, दिस इज 2 इथाइल, ये रहा 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल, यहां पे भी OH और इधर भी OH, दोनों जगह पे। थोड़ा नाम को नीचे लिखती हूं, यहां पे भी OH, दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोल। अब हम इसमें पास करेंगे ऑक्सीजन, मतलब एयर पास करेंगे, तो एयर में से इट विल गेट क्वाइट ऑब्वियस ऑक्सीजन। तो देखो एक H यहां से निकला, एक H यहां से निकला, तो ये बन गया H2O2 और इधर वापस बन गया 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन। टू के ऊपर इथाइल, अगेन इट इज 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन। बेसिकली हमने क्या बनाना था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वेल, अब जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया 5% से लेके 30% तक उसकी कंसेंट्रेशन है। अब हमें 100% चाहिए, तो इसकी हम करते हैं इवेपोरेशन इन वाटर बाथ, पानी में रखते हैं कंटेनर और उसको डायरेक्ट हीट नहीं करते, थ्रू वाटर। तो वी ऑब्टेन 50% H2O2। सेकेंड स्टेप में इवेपोरेशन करते हैं हम वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करके, तो 90%। फिर हम करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर कर दिया जाता है 10 to 15 मिलीमीटर, जबकि नॉर्मल कितना होता है 760 mm। तो कितना कर दिया 760 से रिड्यूस करके 10 to 15, तो बन जाता है 99%। इसको रखते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर, बर्फ के अंदर, तो क्रिस्टल्स ऑफ H2O2 आर फॉर्म्ड, जो कि 100% H2O2 है। फिर आप इनको मेल्ट कीजिए एंड यू विल गेट 100% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसको स्टोर करना है, आप इसको स्टोर करेंगे पॉलीथीन या टेफ्लॉन की बॉटल्स में, क्योंकि ग्लास सरफेस बीइंग रफ ये इसकी डीकंपोजिशन कर सकता है, ऐसे ये डीकंपोज हो जाता है। H2O2 टूट कर देगा वाटर एंड ऑक्सीजन, तो H2O2 तो रहा नहीं। देन डस्ट कॉजेज एक्सप्लोसिव डीकंपोजिशन, सेम ऐसे, तो इसके आसपास डस्ट भी नहीं रहनी चाहिए। तो इफ स्टेबल रहे, डीकंपोज ना हो, we can add stabilizer like phosphoric acid, glycerol and acetanilide। तो इस तरीके से हम इसको सेफली स्टोर कर सकते हैं विद 100% कंसेंट्रेशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज रहेंगी, फिजिकल एंड केमिकल। तो लेट मी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। In pure form, hydrogen peroxide is a thick, syrupy liquid with pale blue color। अगर प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तो जैसे शहद होता है ना, रूह अफ़ज़ा, उस टाइप का होगा। इट्स लाइक रूह अफ़ज़ा,
सिरपी, ठीक है, सिरप होता है और पेल ब्लू कलर होगा इसका। अच्छा, आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा है, जब कभी आपके कहीं जख्म हो गया तो उस पे ड्रेसिंग करता है डॉक्टर, तो पहले एक लिक्विड डालता है। लिक्विड डालते ही ना उसके वाइट वाइट ऐसे बबल्स आने शुरू हो जाते हैं और स्किन एकदम से साफ हो जाती है। तो दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट्स अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक। तो इसको जख्म साफ किया, उसके बाद फिर जो भी बीटाडीन एक्सेट्रा लगा के डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर देता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूजेस है इसकी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज बिटरिश इन टेस्ट, थोड़ा कड़वा रहता है। इसकी डेंसिटी है 1.44 और वाटर की कितनी होती है 1। तो इट इज डेंसर देन वाटर, क्योंकि सिरप है तो क्वाइट ऑब्वियस की डेंसिटी इसकी ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट है 272.4 और इसका बॉइलिंग पॉइंट इट इज नॉट सो कंफर्म्ड, क्योंकि जैसे जैसे इसको हीट करते हैं ये बॉइलिंग होने से पहले डिकम्पोज कर जाता है, इट डिसोसिएट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सट्रापोरेशन मेथड लगाते हैं तो इट हैज बीन फाउंड टू बी 423 केल्विन। ओके, इट इज मिसिबल विद वाटर, एल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रोपोर्शंस। आप कोई भी कंसंट्रेशन तैयार कर लीजिए, इट विल बी मिसिबल, ये उनमें डिसॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैंने यहां लिस्ट बनाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीकंपोजिशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना बॉइलिंग से पहले डीकंपोज हो जाता है। तो इट डीकंपोजेस टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। अगर आप इसको हीट करते हो तो ये टूट जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसने बनाया वाटर एंड ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। देन इसकी एसिडिक नेचर, इट इज वीकली एसिडिक, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, लेकिन इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू वाटर। आप उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। ये वैल्यू ज्यादा है, वो वैल्यू कम है, 10⁻⁻⁴। ओके, अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास देयर आर 2 हाइड्रोजन जिनको वो रिप्लेस कर सकता है। अगर इसको हटाता है तो बनेगा HO2 नेगेटिव। अगर ये दोनों चली जाती हैं इट विल फॉर्म O2 नेगेटिव। तो दिस इज हाइड्रोपेरोक्साइड एंड दिस इज पेरोक्साइड। तो यहां देखो, जब उसने एक हाइड्रोजन हटाई तो ये बना हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, जब इसने दूसरी भी हटा दी इसी में से ये बन गया पेरोक्साइड आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, खाली है ना जगह एक, और अगर आप दोनों हाइड्रोजन हटा देते हो तो बन जाता है सोडियम पेरोक्साइड। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ये है इसका प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन। इट डीकंपोजेस टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, अब जरा देखना, यहां से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -1, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2 और इसमें कितना है 0। समझ आई बात? ये ऑक्सीजन -1 क्योंकि ये है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ी होती हैं, इस पे भी -1 इस पे भी -1 और दोनों ऑक्सीजन का इकट्ठा आता है -2। तो पर ऑक्सीजन इट इज -1 चार्ज, राइट। तो देखो यहां से -1 से हो गया -2, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 × 2, क्योंकि यहां 2 ऑक्सीजन हैं तो टोटल कितनी आई 2। अब देखो -1 से हो गया 0, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 × 2 इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं। इसका मतलब इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। -1 से हो गया 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और -1 से हो गया -2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी, ठीक है। देयरफॉर इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग की तरह भी, ठीक है। अब टर्न बाय टर्न हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर 3 मीडियम्स के अंदर, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक। देखो न्यूट्रल मीडियम के अंदर दिस इज द मेन रिएक्शन, H2O2 जैसे ये डिकम्पोज करता है, एंड दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन एंड दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये रहा सोडियम सल्फाइड से बनाना है इसने सल्फेट, तो इस रिएक्शन में निकली ऑक्सीजन, सोडियम सल्फाइड ने एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट की और क्या बन गया Na2SO4 सल्फाइड, और ये बन गया सल्फेट। जरा दोनों को ऐड करो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, ठीक है। अब ये सोडियम सल्फाइड प्लस H2O2 सोडियम सल्फेट और ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी, तो वाटर विल बी रिमूव्ड। तो अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगी, सल्फाइड से बना सल्फर, मतलब H2S प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक ऑक्सीजन इधर वाटर, दूसरी ऑक्सीजन इसके साथ वाटर, बाकी क्या बचा सल्फर। लेड सल्फाइड से बनेगा लेड सल्फेट, दिस इज लेड सल्फाइड। 4 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए H2O2 के, 4 क्यों किए, क्योंकि लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट बनने के लिए 4 ऑक्सीजन चाहिए, कहां से मिलेंगी इस रिएक्शन से, तो इसलिए 4H2O2 और वो 4 ऑक्सीजन लग गई इसके साथ, और ये क्या निकल गए 4 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वेरी सिंपल रिएक्शंस दीज आर। अब एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, एसिडिक मीडियम से क्या आया H पॉजिटिव, और बना देता है वाटर। अब देखो ये कैसे करेगा, इट इवॉल्व्स आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड, ये सारे के सारे एसिडिफाइड हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर। मैंने लिखा नहीं है, नो प्रॉब्लम, लिख भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है ऑलरेडी मीडियम आपके सामने है। तो ये रहा पोटेशियम आयोडाइड, सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो व्हाट विल हैपन, पोटेशियम कंबाइन कर जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन गया वाटर, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 आयोडीन, आयोडीन इज लिबरेटेड। तो इसने पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम को हटा दिया, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन, ये है फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 प्लस H2O2, ओके, फेरस, इससे बनेगा फेरिक, फेरिक सल्फेट प्लस H2O। अब देखिए यहां पे फेरस का मतलब इसके ऊपर चार्ज है +2, फेरिक का मतलब इसके ऊपर चार्ज है +3, +2 से हो गया +3, हो गई ना ऑक्सीडेशन। आयरन 2 पॉजिटिव से बना है आयरन 3 पॉजिटिव, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इसने करवा दी इसकी। पोटेशियम फेरोसायनाइड जिसके अंदर आयरन है +2 चार्ज, इससे बनेगा पोटेशियम फेरिसायनाइड, अगेन दीज आर एसिडिफाइड, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है हमने, तो इट विल बी K3FeCN6। अब देखो इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, तो इसके ऊपर कितना आया 3 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, इट विल बी पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बन जाएगा फेरिसाइनाइड, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसको भी बैलेंस करते हैं, लेट इट बी, हो गए बराबर 4 2 8 और उधर है 3 2 6 और ये रहे 2 पोटेशियम। इसके बाद बात करते हैं बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम में इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और बना देता है हाइड्रोक्साइड आयंस। अब मैंगनीज सल्फेट से बना मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेसिक मीडियम में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो गया मैंगनीज ऑक्साइड, सोडियम के साथ लग गया इसका सल्फेट, बाकी क्या बचा वाटर। क्रोमियम सॉल्ट से बनेगा क्रोमेट, क्रोमेट क्या होता है CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 नेगेटिव प्लस H2O, वाटर विल बी रिमूव्ड। तो इस तरीके से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर
कैरी आउट होती है हमारे H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ ली है, ठीक है। ये आपके सामने इक्वेशन तो मैंने बैलेंस करके लिखी है, लेकिन आपका होमवर्क क्या है, Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O2 और आपको बनाना है Cr2 नेगेटिव प्लस H2O। इसको बैलेंस कीजिए इन बेसिक मीडियम विद ऑल स्टेप्स, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर की कॉमन जो रिएक्शन है दैट इज इट विल एक्सेप्ट वन ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, राइट। तो it will form water and molecular oxygen, not nascent, it is molecular oxygen। तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर ये हैलोजन्स को कन्वर्ट कर देता है हैलोजन एसिड्स में। क्लोरीन प्लस H2O2 क्या बन गया, हैलोजन एसिड, और साथ में क्या लिबरेट होगी, ऑक्सीजन। देखो जब भी ये रिएक्शन होगी ये तो श्योर है कि ऑक्सीजन निकलेगी ही निकलेगी, ऑक्सीजन ने निकलना ही निकलना है। ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये दो कंपोनेंट तो फिक्स हैं, जब भी ये चीज बनेगी ये दो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो जब आप कोई भी कंपाउंड लिख रहे हो Ag2O प्लस H2O2, ओके, न्यूट्रल मीडियम है ना, तो बाकी देखते हैं, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। ऑक्सीजन निकल गई, क्या बचे, 2 सिल्वर, सिंपल। देन एसिडिक मीडियम के अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे, इट रिड्यूसेस पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। पिंक कलर किसकी वजह से है, KMnO4, ठीक है, दिस इज KMnO4। इसमें मैंगनीज के ऊपर चार्ज है +7, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +7 और इसमें कितना है +2, और +2 वाला जो कंपाउंड है इट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फेट, HCl होगा तो क्लोराइड, तो 2 पॉजिटिव, दिस आयन इज कलरलेस एंड दिस इज पिंक कलर। समझ आई बात। MnO4 नेगेटिव, इट इज परमैंगनेट, इट इज पिंक इन कलर, राइट। और जब इसके ऊपर है +7 मैंगनीज +2 चार्ज, इट इज कलरलेस। दूसरा हमारे पास है इसमें, इट रिड्यूसेस HOCl, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, उससे बनेगी क्लोरीन। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड प्लस H2O2, फिर से वही चीज, ये दो तो आएंगे ही आएंगे, बाकी क्या बचा, HCl। अब ये HCl कैसे टूटा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये दो क्लोरीन आपस में जुड़ के बना लेंगे क्लोरीन विद द इवोल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अल्केलाइन मीडियम, इट रिड्यूसेस, देखो पहले आपने किया था इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम फेरोसायनाइड इनटू फेरिसायनाइड, अब इसका उल्टा, यहां पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना है 2, यहां पे कितना है, सॉरी यहां पे कितना है 3, यहां कितना है 2, तो +3 से अगर +2 बनाना है इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, है ना, सिंपल। तो इस तरीके से आप इन केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हो। यहां पे भी देखो वाटर और ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, बाकी क्या बचा, फिर इसे +3 से क्या बना दिया, +2, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग आपने कहां देखी होती है, आप में से बहुत से बच्चों ने कई बार अपने हेयर ब्लीच किए होंगे, है ना, करते हैं पंगे कि यहां से एक लट किसी ने करी होती है, इधर से किसी ने की होती है, कि उन्होंने जगह जगह फुटबॉल का डिजाइन बनाया होता है। तो है क्या एक्चुअली, हेयर्स का अपना कलर क्या है, ब्लैक। तो अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस पर लगाते हैं, थोड़ा सा एक्टिवेटर डालना पड़ता है साथ में, तो वो आपके हेयर्स का जो कलर है उसको हटा देगा। कलर हट जाएगा तो अंदर से किस तरह का कलर आएगा, गोल्डन टाइप, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर किसी कलर्ड टी शर्ट के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर, कलर कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिर जाता है, व्हाट इट विल डू, ये उसका कलर उड़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है वाटर फॉर द लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन करती है ब्लीचिंग एक्शन। तो ये कोई भी कलरिंग मैटर
नेसेंट ऑक्सीजन और वो बन जाता है कलरलेस मैटर, मींस वो हो गया ब्लीच्ड। कई लोग फेशियल हेयर्स के लिए, जो फेस पे हेयर्स होते हैं उसके लिए ब्लीच यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज कहां करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर रिस्टोरिंग कलर इन पेंटिंग्स, स्पेशली जो लेड की पेंटिंग्स होती हैं। इट इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक फॉर वॉशिंग वुंड्स, एज प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क, वाइन एंड अदर लिक्विड्स। एंटीक्लोर, एंटीक्लोर मतलब क्लोरीन को हटाना। इट इज यूज्ड एज अ एंटीक्लोर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब इट रिमूव्स अनरिएक्टेड क्लोरीन, फालतू की क्लोरीन को निकाल देता है। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, बहुत सारी मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है। वेल, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसियस फेज में अलग होता है, सॉलिड फेज में अलग होता है, ठीक है। गैसियस फेज के अंदर इट इज हैविंग बॉन्ड एंगल 94.8 HOO, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 95 पिकोमीटर और इनकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 147.5। और दूसरे फेज के अंदर ये टू फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, 111.5 डिग्री एंगल। लेकिन अगर यही चीज सॉलिड फेज में आ जाती है, दिस एंगल चेंजेस टू 90.2, 94 से हो गया 101.9। इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी है, ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी क्योंकि सॉलिडिफाई हो गया, दे कम क्लोजर। ये 95 है, इट इलोंगेट्स टू गिव 98.8 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर्स आपने नोट कर लेने। व्हाट डू यू मीन बाय 20 वॉल्यूम H2O2? 20 वॉल्यूम भी आ सकता है, 30 वॉल्यूम H2O2 भी आ सकता है, 15 वॉल्यूम H2O2, कुछ भी आ सकता है। क्या मतलब है इसका? जो भी आपके पास मार्केट में सैंपल है, जिस भी बॉटल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर करके रखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का अगर मैं 1 लीटर लेती हूं, इट विल रिलीज 20 liters of oxygen at NTP. Okay, 30 volume means 1 liter of this solution releases 30 liters of oxygen at NTP. 15 volume means 1 liter of this solution releases 15 liters of oxygen at NTP. तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हमने हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ पढ़ा, इसके वेरियस कंपाउंड्स भी पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूं हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है उस कंट्री में प्रेजेंट वेरियस रिसोर्सेज के ऊपर। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर हाइड्रोजन कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे ये हेल्प कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप एक सिंपल सा मेरे पास एनालिसिस देखें, तो जो हमारे पास एनर्जी है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, नेचुरल गैस 23%, कोल 23%, पेट्रोल 40%, न्यूक्लियर एनर्जी 8% एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी भी आ जाएगी, विंड एनर्जी भी आ जाएगी, रिन्यूएबल सोर्सेज, दैट इज ओनली 6%। तो अब आप देखिए 40% प्लस 23% प्लस 23%, अगर आप 14 को हटा दीजिए तो एटलीस्ट 86% एनर्जी ऐसी है जो फॉसिल फ्यूल से आ रही है। एंड ऑल दीज, ये जो चार हैं, These are non-renewable sources. आप इनको रिन्यू नहीं कर सकते भाई, एक बार कंज्यूम तो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पेट्रोल ही नहीं बचेगा, उनकी गाड़ियां कैसे चलेंगी। तो आपने देखा होगा रिसेंटली कहीं कहीं पे सोलर सेल के साथ चार्ज होने वाली बाइक्स मार्केट में आ गई हैं, टीवी पे ऐड आती है उसकी, टोटली चार्जेबल बाइक। देन कुछ कार कंपनीज भी इसके ऊपर काम कर रही हैं कि हम पेट्रोल यूज ना करें, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें या सोलर एनर्जी को यूज करें टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर सेल्स आपने देखे हैं, आपके घरों के आसपास सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं,
उसका कोई खर्चा नहीं है, सनलाइट तो फ्री है ना, टोटली रिन्यूएबल सोर्स। तो क्यों ना कोई ऐसा सोर्स ढूंढा जाए जो इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं वो उनको खत्म कर दे। तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इस वक्त हाइड्रोजन पे फोकस करे हुए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को कहां कहां हम यूज कर पाए हैं देखना जरा। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन अदर फ्यूल्स। इसकी एनर्जी देखिए, जिसको आप बोल देते हो कि एफिशिएंसी देखिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करते हो, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इट इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। अब सबसे लाइट होती है तो इसको रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं, करते हैं, इट इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट, और वाटर क्या करता है, ये तो पॉल्यूशन करता ही नहीं है। तो अगर हमारी गाड़ियों में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल यूज करें, पॉल्यूशन ही नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो अगर आप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा, मदर नेचर बहुत खुश होगी। देन हाइड्रोजन इज बेटर देन फॉसिल फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एटसेट्रा, पेट्रोल, क्योंकि इनकी वजह से प्लांट्स भी कटते हैं। अगर हमें कोल बनाना है, यू हैव टू कट द प्लांट्स, यू हैव टू कट द ट्रीज, तो डिफॉरेस्टेशन जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि वाटर से बनती है हाइड्रोजन, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से हम इसको बनाते हैं। तो पूरा 2/3 पोर्शन ऑफ अर्थ इट इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल, और उस सेल की एफिशिएंसी कितनी है, 80%। तो इसकी ये यूजेस देखकर, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक देखकर एवरी कंट्री नाउ इट्स इन अ रेस कि कौन पहले हाइड्रोजन को, उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल स्नैच करेगा उसमें से और यूज करेगा। सो जैसे और जगहों के ऊपर बहुत सी कंट्रीज के अंदर तो काम चला हुआ है, तो हाइड्रोजन इट कैन बी अ बेटर फ्यूल, इट कैन रिप्लेस पेट्रोल इन योर कार्स, इन योर व्हीकल्स। डीजल को रिप्लेस कर सकता है, पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है, और क्योंकि पॉल्यूशन फ्री है। और इसको प्रॉब्लम क्या है, एक ही दिक्कत है, इसकी स्टोरेज, क्योंकि इट इज हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी फ्लेम पकड़ लेती है, आग लग जाती है, इट इज हाईली फ्लेमेबल। तो इसकी स्टोरेज की बस प्रॉब्लम है। लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा जा सकता है, फ्यूल एज अ रॉकेट फ्यूल भी इसको यूज किया है, हाईली कंप्रेस करके, जितना कंप्रेस करेंगे उतनी क्वांटिटी उसके अंदर ज्यादा आएगी। तो प्रॉब्लम है सिर्फ इसको स्टोर करना और इसको पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन इन द फ्यूल इंडस्ट्री। तो एक तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा और इकोनॉमी तो कंट्री की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस थोड़ा सा महंगा है, तो जरूरत है ऐसे प्रोसीजर्स ढूंढने की कि इलेक्ट्रोलाइसिस बिल्कुल आसान हो जाए, हाइड्रोजन को हम आसानी से पानी में से निकाल सकें। हो सकता है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कल आप में से ही कोई साइंटिस्ट बने और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को इंप्रूव करे और हाइड्रोजन को अपनी कंट्री, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर ऐड करे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, हाइड्रोजन एंड इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। आपने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें देखे और समझे भी होंगे, तो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, मेक योर नोट्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे एक नए और टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस, कंप्लीट योर नोट्स।